बक्सर जिला के चौंगाई प्रखंड के मसरिया पंचायत के ओझा बराव गांव में कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से एक आम नागरिक का दायित्व बनता है कि वो भी अपने आसपास समाज, गांव, गिरान, भाई, बंधु को जागरूक करे, समाज को जागरूक करे। और जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, तो हम ओझा बराव आज चौंगाई प्रखंड के मसरिया पंचायत के ओझा बराव गांव में हम लोगों ने आज ब्लीचिंग पाउडर यहाँ के युवा शक्ति के साथ मिलकर छिड़काव करने का काम किया। और जिस तरह से इस धरती ने, इस गांव की धरती ने जिस तरह से सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन सेवा मोर्चा का मैंने पहले भी बताया है और बराबर बताते चले आ रहा हूं मैं कि जन सेवा मोर्चा का गठन आम आदमी का लड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से भारत की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां में जनता शब्द लगा हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या इत्यादि बहुत सारी पार्टियां जिसमें जनता, लेकिन वो पार्टियां सिर्फ पार्टियां बन के रह गई हैं। उनके साथ में जनता का वो काम ही नहीं जान रहे हैं, क्योंकि अगर वो जनता का काम जानते तो भारत में 3000 से ज़्यादा पार्टियां नहीं बनती। अगर पार्टियां अपना काम करती, सही रूप से अपना काम करती, अपने फॉर्मूला को लागू करती, तो शायद इतनी पार्टियां नहीं बनती। दूसरी बात यह है कि हम लोग भी जो छोटा संगठन का निर्माण नहीं होता, अगर पार्टियां और नेता अगर हमारा काम करना प्रारंभ कर दें तो हम लोग शायद इतना छोटा हम लोग नेटवर्क नहीं बनाते या संगठन नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टियों से चूक हो रही है। और जनता जो नीचे तबके की जो जनता है, जो आम गरीब जनता, मजदूर, किसान की जो जनता है, इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि ये अपना हक, ये अपनी आवाज़ को ब्लॉक में या जिला में इसको पहुंचा सके। तो इसके लिए आपके आशीर्वाद से, आपके दुलार से, आपके प्यार से हम लोग ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है जन सेवा मोर्चा। आप जन सेवा मोर्चा पे कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, या आपके गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा हो, या जो भी समस्या हो, आप जन सेवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे आप हमको सूचित कर सकते हैं। और उसके माध्यम से हम आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से, आपके प्यार से हम उस समस्या का निराकरण करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग बराबर ये भी बोलते हैं कि हम लोग कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, ना ही हम विधायक हैं, ना MP है, ना मुख्यमंत्री, ना PM है। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से अगर जनता एकत्रित हो जाए, जनता अगर संगठित हो जाए, तो जनता जब संगठित हो जाएगी तो किसी भी बड़े से बड़े समस्या का निराकरण किया जा सकता है। तो यही हमारा काम है कि हम लोग गांव में, टोला में, गांव गिरान में पहुंच के कुछ जनता की सेवा करें और जनता को उसके वोटिंग का अधिकार, उसका वोटिंग का आधार और अधिकार उसको हम बताएं कि आपका वोटिंग का आधार क्या होना चाहिए। आज के दौर में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम जात पात की जो भावना हमारे राजनीति में घुसते चली आ रही है, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर हमारा जो बेस होगा, अगर जाति बेसिस से होगा, अगर हमारा बेस अगर धर्म बेसिस पे होगा, तो हम कहीं ना कहीं विकास से पीछे रह जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम लोग काम कर रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ही हमारा वोटिंग का आधार होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या, पूरे भारत में जिस तरह से शिक्षा बदहाल पड़ी हुई है, आपका स्वास्थ्य बदहाल पड़ा हुआ है। आप चौंगाई PSC में चल जाइए, डुमरा अनुमंडल हॉस्पिटल में चल जाइए, या बक्सर सदर में चल जाइए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से चमकी बुखार में बच्चों की मौत हुई, वहां पर आखिर क्यों मौत हो रही है? डुमरा अनुमंडल हॉस्पिटल में बच्चे ऑक्सीजन के बिना बच्चे मर रहे हैं। एक तो बच्चा मेरे आंख के सामने बच्चा मर गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं सरकार, सिस्टम, और हम जनता भी हैं। इसके लिए जिम्मेवार हम जनता भी हैं, क्योंकि हमारा जो वोटिंग का आधार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। हमारा जो वोटिंग का आधार है वो हमारा जात पात और धर्म है। हम मंदिर और मस्जिद बनवाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमें मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए नहीं, हमें स्कूल और हॉस्पिटल की जरूरत है। क्योंकि आज जो कोरोना वायरस पूरे भारत में जिस तरह से कहर अपना बरपा रहा है, पूरे विश्व में जो अपना कहर बरपा रहा है, आज हॉस्पिटल नहीं रहता तो आज हम कहाँ इलाज कराते? आज मंदिर और मस्जिद में हमारा इलाज नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जब भी आपको इफेक्ट करेगा, आपको प्रभावित करेगा, तो आपका इलाज कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ही होगा, आपका इलाज मंदिर में नहीं होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर की जरूरत है, हमें CA की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें स्कूल की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, अच्छा उनका दिमाग होगा। लेकिन जिस तरह से बिहार की जो स्थिति है, पूरे भारत की स्थिति जो शिक्षा की है, वो बद से बदतर है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, वहां पर आपको शिक्षा ठीक नहीं मिलेगा, वहां पर भरपूर मात्रा में आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
जनता आपको चुनाव करके भेजती है, आपको विधानमंडल में, संसद भवन में भेजती है। आप शिक्षक का चुनाव क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षक का सिलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका मंशा जो है वो आपको शिक्षित करने का नहीं है। आपका जो मंशा है वो हमको अनपढ़ और गंवार रखने का है। हमारा जो मोटो होना चाहिए, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, वहां पर हमारा मोटो शिक्षा स्वास्थ्य ना होकर मंदिर और मस्जिद बन जाता है। मंदिर से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, मस्जिद से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें अगर जब भी लाभ होगा तो स्कूल और अस्पताल से ही हमें लाभ होगा, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी जाके डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और हम अगर बीमार पड़ेंगे तभी जाके हमारा इलाज हॉस्पिटल में ही होगा। इसलिए मैं तमाम यहाँ पर जो भी बैठे हुए जो हैं, आप लोग से ये आग्रह करूंगा कि जब भी आप वोटिंग कीजिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे, क्योंकि आपका बच्चा भी है। आपका बच्चा का एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 10,000 रुपये खर्चा शिक्षा और स्वास्थ्य में नहीं होगा। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां का शिक्षा और स्वास्थ्य 10,000 रुपये खर्चा नहीं है। आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं तो वहां पर 10,000 रुपये आपका 10,000 रुपये एडमिशन चार्ज, और प्लस में जैसा स्कूल है उस तरह का चार्ज। अगर आप बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाएं, दानापुर जैसे शहरों में जाकर एडमिशन कराएं, तो एक बच्चा का 3 से 4,000 रुपये महीना लगता है। वो हम कहां से लाएंगे, जबकि हमारा वोट और टैक्स जा रहा है। आप कोई अगर ऑनलाइन रसीद कटवाता होगा, आप ऑनलाइन रसीद कटवाते हो तो वहां पर आप देखिएगा उसके बाएं साइड में लिखा हुआ है कि 50% शेष आपका शिक्षा में, और 50% शेष आप स्वास्थ्य में, और 25% रोड और 20% कृषि। जो भी लोग ऑनलाइन रसीद कटवाए होंगे, आज जाके अपने घर पर देखेंगे कि उसके बाएं साइड क्या लिखा हुआ है। 50% रोड, 50% शिक्षा, 50% स्वास्थ्य, 25% कृषि और 20% रोड। ये स्थिति है। यानी हम जो सामान खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स लग रहा है। हम जो सामान सुई से लेके जहाज तक जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उस पर आपका टैक्स लग रहा है। यानी जो हम खेती कर रहे हैं उसका जो रसीद कटवा रहे हैं उसमें भी हमारा टैक्स जा रहा है। यानी हम अपना टैक्स किसी ना किसी रूप में सरकार को दे रहे हैं। लेकिन हमारा विकास, जो मेन विकास होना चाहिए, आप विधायक के बच्चों को देखिए, आप सांसद के बच्चे को देखिए, आप मुख्यमंत्री के बच्चे को देखिए, उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, उनका बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है। लेकिन जो जनता इस सिस्टम की मालिक है, जो इस जनता इस संवैधानिक जो ढांचा बना हुआ है हमारे देश में, संविधान में जो लोकतंत्र बना हुआ है, उस लोकतंत्र में जो जनता मालिक है वो करार है, उनका चेहरा देखिए। लेकिन जो इस लोकतंत्र के सेवक और नौकर हैं उनका चेहरा देखिए। आप एक अधिकारियों का वेतन जाके देखिएगा, 70 से 80,000 रुपये, 90,000 रुपये का अधिकारियों का वेतन है। आप जाके अपने विधायक का देखिए, उसका 1.5 लाख महीना है। एक सांसद को देखिए, उसका 3 लाख महीना है। उसके बाद भी हवा, जल, नल गल सब फ्री, शिक्षा स्वास्थ्य सब फ्री, रहना सहना सब फ्री। यानी जो जनता का सेवक, जिसको आप वोटिंग करके आप उसको भेजते हैं, विधानमंडल में भेजने का काम करते हैं, जिसको आपकी आवाज को उठाना चाहिए, वो वहां पर जाकर बैठ के आपकी आवाज को नहीं उठा पाता है। आपका शिक्षा हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका कृषि हो, आज देखिए कोई भी किसान, उसका सबसे द बेस्ट हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। अच्छा, ऐसा कौन सा किसान है जो अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता होगा? कोई ऐसा किसान है? अगर लोग बोलता है कि चलिए खेती में फायदा है, तो कोई किसान का नाम बताइए जो अपने बच्चे को किसान बनाता होगा। जो भी किसान अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज के अच्छी से अच्छी शिक्षा उसको दे के उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़ा बड़ा पोस्ट दिलवाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम किसान, हम उसको किसान नहीं बनाना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के 80 से 85% लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ का अगर कृषि बंद कर दिया जाए तो यहाँ का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, लोग खाने के बिना मरने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसान की व्यवस्था है वो नदारद है। खाद आप खरीद रहे हैं महंगा, बीज खरीद रहे हैं महंगा, लेकिन जब गेहूं बेचने का समय आता है, धान बेचने का समय आता है, तो उसका निर्णय सरकार करती है, आप नहीं करते हैं। एक जब बिस्कुट बनाती है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां एक मोटरसाइकिल बनाती है, बिस्कुट बनाती है, तो उसका मूल्य कौन निर्धारित करता है? उसका मूल्य कंपनी निर्धारित करता है। लेकिन जब आप अपने खेत में गेहूं पैदा कर रहे हैं, धान पैदा कर रहे हैं, मसूरी, बूट पैदा कर रहे हैं, तो उसका निर्धारण सरकार करती है। और जबकि उस मोटरसाइकिल का निर्धारण वो जो कंपनी का मालिक होता है वो करता है। यानी आप अपना पूरा जिंदगी योगदान कर देते हैं कृषि में, लेकिन उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद चलिए आप खेती कर रहे हैं, उसके बाद आइए अपने बच्चे को पढ़ाने का काम। जब आपको बच्चे की पढ़ाने की बारी होती है, आप सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल आपको शोषण करने का काम करता है। 10,000 रुपये उसका एडमिशन चार्ज है, 20,000 रुपये उसका एडमिशन चार्ज है, री एडमिशन चार्ज अलग, कॉपी कलम का अलग, उसका शर्ट का, उसका सब कुछ अलग। और सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था होना चाहिए, आज हमारे शिक्षक हड़ताल पे हैं। जो इस देश के भविष्य के निर्माता हैं वो आज हड़ताल पे हैं। जो इस देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं वो उनको 20,000 25,000, और वही काम करने वाला वही टीचर का उसको मिल रहा है सैलरी 70,000 रुपया। आखिर ये असमानता क्यों? जो इस देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं उसको आप टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? एक शिक्षक का काम होता है सिर्फ पढ़ाना, लेकिन आप शिक्षक को क्या करते हैं? आप शिक्षक को भेजते हैं कि देखिए कौन पैखाना बनाया है, कौन पैखाना नहीं बनाया है।
वहां पर आप भेजते हैं। किसके पास कौन बकरी है, कौन जनसंख्या कितना है, ये शिक्षक का काम है। आप मिड डे मील में गिनवाते हैं कि आप मिड डे में देखिए कौन बच्चा खाया नहीं खाया, आप मध्याह्न भोजन में, ये शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, और शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। और यही हमारे देश में कमी है, यही देश में कमी है। और इसमें सरकार भी उनके मान सम्मान में अगर कमी कोई कर रहा है तो सरकार उसमें जिम्मेवार है। अगर कोई शिक्षक जाता है पैखाना देखने के लिए कि कौन पैखाना कर रहा है रोड पे या कौन नहीं कर रहा है, तो बताइए जनता उसको क्या करेगी? जनता उसको गाली देगी। और शिक्षक और जो समाज के बीच में जो खाई पैदा कर रहा है, अगर कोई खाई पैदा कर रहा है तो ये सरकार है। तो हम सरकार से ये दरखास्त, हमारे बच्चे 26 दिन से स्कूल में नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है 26 दिन से स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? टीचर बैठे हुए धरना पे, सरकार बैठे हुए अपने गद्दी पे, और हमारे बच्चे उस घर पे बैठे हुए हैं। 26 दिन से स्कूल बंद था, इसका कौन जिम्मेवार होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें जगना होगा। हमें हमारा वोटिंग का आधार जो होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य में। तमाम यहाँ पर जो बैठे हमारे नौजवान साथी हैं, मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि अब की 2020 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें आपको शिक्षा और स्वास्थ्य का आधार मान के आपको वोटिंग करना होगा। चाहे सरकार किसी की बनो, चाहे विधायक कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपना रोड मैप बताएगा, जो अपना प्लान बताएगा शिक्षा और स्वास्थ्य पे कि हमने ये प्लान बनाया है, उसी को हमको वोट करना होगा। इसी तरह कैसे हम लोग जाके गली गली में देखें कितना गंदगी है, कहाँ है हमारे पंचायत प्रतिनिधि जिसको हम वोट किए, वो कहाँ है? और कहीं ना कहीं हम जनता भी उसमें जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग प्रतिनिधि जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, हम भी जिम्मेवार हैं कि हम भी अपने घर के आगे का जो है उसको हम सफाई नहीं करते हैं। मैं आप लोग से, तमाम लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी बात में, मेरी बात अगर आपके कानों में सुनाई देती हो, अगर समझ में आती हो, तो मैं यही आपसे अपील करना चाहूंगा कि जिनका भी घर पड़ता है वो अपने घर के आगे कम से कम आगे घर साफ सफाई करें, अपने नली का सफाई करें। क्योंकि जब आप स्वास्थ्य देखिए, जो पढ़े हुए लिखे में और अनपढ़ में अंतर क्या रह जाएगा? आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप अपने घर को, गली को साफ करके रखिएगा, तो उससे क्या होगा? प्रभाव पड़ता है बगल वाले पे, तो बगल वाला भी वही काम करेगा। तो सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा, खुद जागरूक होना होगा, तब समाज को करेंगे, समाज से सिस्टम सुधरेगा और सिस्टम से फिर सरकार सुधरेगी। तो ये सारा चीज है। उसके बाद स्वास्थ्य में आप देखिए, चौंगाई पीएससी में हम स्वास्थ्य पे भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपका रसीद में, लगान रसीद में क्या लिखा हुआ है कि 50% आप स्वास्थ्य में दे रहे हैं। आप देखिए चौंगाई पीएससी में दवाई मिलता है आपको? चौंगाई पीएससी में दवाई नहीं है, चौंगाई पीएससी में डॉक्टर नहीं है, कौन सा आप टैक्स दे रहे हैं? हम कभी भी अपने विधायक को, जो भी हमारा विधायक है, सांसद है, आज हमारे बक्सर को जो सांसद है अश्विनी चौबे जी, वो हमारे केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी है। आज बक्सर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल में जो इतना बड़ा करोड़ों की लागत से जो यहाँ पर बिल्डिंग बन गया है, वहां पर 30 डॉक्टर रहना चाहिए, मात्र 3 डॉक्टर है। वहां आपको प्रेगनेंसी छोड़ के कोई आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रेगनेंसी छोड़ के अगर आप कोई एक्सीडेंट करते हैं या कोई मेजर प्रॉब्लम हो, मेजर रोग हो, आपका इलाज वहां पर नहीं होने वाला है। आप बक्सर हॉस्पिटल तक भी चल जाए तो आपका इलाज होने वाला नहीं है। तो हमारा अभियान यही चल रहा है कि हम आपको जागरूक करेंगे, और जागरूक होकर जो भी, और इसमें टोटल जिम्मेवार जानते हैं, इसमें टोटल जिम्मेवार जिसको आप वोटिंग करते हैं, जो जनप्रतिनिधि है उसका जिम्मेवार है। क्योंकि हम तो सरकार है नहीं, हम तो आम जनता है। हम जब किसी को चुन के भेजते हैं, वो विधानमंडल में बैठता है। विधानमंडल में जब बैठता है तो उसको आवाज उठाना चाहिए कि हमारे डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल में ये चीज का व्यवस्था नहीं है, हमारे चौंगाई पीएससी में इस चीज की व्यवस्था नहीं है, हमारे बक्सर में ये चीज की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि है जो हमारे पेमेंट पे पलता है, जो हमारे टैक्स का जो पैसा जाता है उस पर पलता है, और वहां पर ऐश करने का काम करता है। उसको सारा चीज फ्री है, वो ऐश करने का काम करता है, यहाँ तक कि उसको आने जाने तक का भी सब चीज फ्री है। वो विधानमंडल में बैठ के जब बातें करता है तो उसके लिए भी उसको भत्ता मिलता है। यानी हमारे कहने का मतलब कि आप भत्ता उठाइए, आप सैलरी उठाइए, उससे हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हम आम आदमी जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए, आपको ठीक करना होगा। लेकिन नहीं अगर करते हैं आप, तो आने वाले विधानसभा में हम आपको वोटिंग करने वाले नहीं है, चाहे आप किसी पार्टी के हो। आज जो भारत की जो स्थिति है, बेरोजगारी की संख्या 7.8, बेरोजगारी का जो दर प्रतिशत है वो 7.8% हो चुका है। यानी भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ते चले जा रही है। क्या हमारे बच्चे नौजवान पढ़े लिखे नहीं है? आप शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, या कोई भी जगह हो, सारा का सारा पोस्ट खाली है, सारा का सारा पोस्ट खाली है।